हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। 11वीं क्लास की राजनीति विज्ञान अध्यापक राजनीति विज्ञान का आर के शर्मा आपके ऑनलाइन क्लासों में फिर से स्वागत है। मैं आपको आज जो कल पढ़ा रहा था कि राजनीति की विशेषता क्या है, राजनीति या सरकार कैसे बनती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। आओ अखबार में बातें कि कुछ हैं। क्या है अखबार के शीर्षक में, वे कौन से मुद्दे हैं जो समाचार पर वे प्रमुख शीर्षक के रूप में छाए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आपके लिए उसकी कोई प्रासंगिकता है? तो देखिए क्या क्या मुद्दे हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सरकार कैसे बनती है, कैसे कार्य करती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, ये राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती कि राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं है। दरअसल सरकारें जो भी करती है वो प्रासंगिक ही होता है। सरकार जो भी कार्य करती है वो सही होता है, प्रासंगिक होता है, मानवीय होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन के भिन्न भिन्न तरीक़ों से प्रभावित होती है। क्योंकि वो लोगों के तरीक़ों के भिन्न भिन्न जीवन को भिन्न भिन्न तरीके से वो लाभ पहुंचाते हैं। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। कि सरकारें हमारे आर्थिक नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति को भी प्रभावित करती है। तो ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता करती है। लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल सकती है। अगर भ्रष्ट सरकार हो, अकुशल और भ्रष्ट सरकार हो, तो लोगों के जीवन को खतरा पहुंचाती है, लोगों की जीवन की सुरक्षा को संकट में डाल सकती है। अगर अच्छी सरकार नहीं हो, तो अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है अगर अच्छी सरकार नहीं है। अगर अच्छी सत्तारूढ़ सरकार अगर जाति और सांप्रदायिक संघर्ष फैलाती है तो हमारे स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाते हैं, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत ज़रूरी चीज़ों को भी नहीं खरीद सकते और बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते हैं। स्कूल की समय सारणी प्रभावित हो जाती है और पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। हम परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और इसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। और दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोज़गार बढ़ाने की नीति बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोज़गार पाने के अवसर मिल जाते हैं। तो ये वो सरकार के ऊपर निर्भर करती है कि सरकार कौन कौन से कार्य या सरकार कैसी हो, भ्रष्ट सरकार हो या एक अच्छी सरकार हो। तो भ्रष्ट सरकार और एक अच्छी सरकार की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। अच्छी सरकार होगी तो अच्छी नीति बनाएगी, आर्थिक नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति अच्छी बनाएगी ताकि लोगों के जीवन स्तर उन्नत हो सके, अच्छा विकास कर सके। अगर अकुशल सरकार या भ्रष्ट सरकार होगी तो लोगों को खतरे में डाल सकती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे जो भी हो, लोगों को खतरे में डालती है। क्योंकि सरकार की कार्रवाई का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं, अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार प्रसार अभियान चलाते हैं। हम दूसरे से बातचीत करते हैं। सरकार की जो निर्धारित जो लक्ष्य हैं, सरकार के निर्धारित लक्ष्य को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं। वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों को गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा।
हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संकट है या नहीं है? हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं तो इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की कोशिश करते हैं, अच्छी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे इस देश में जो भी कमियां हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने का जो भी उपाय है, वो कहीं ना कहीं हम समूह में या आरक्षण है वो न्याय संगत है या नहीं है, सभी बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ताकि उस समस्या को दूर कर सकें। निष्कर्ष ये है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है, क्या वांछनीय है और क्या नहीं है, इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल माना जाता है। तो राजनीति देखिए आओ करके सीखें। राजनीति हमारे दैनिक जीवन पर किस तरह का असर डालती है, अपने जीवन की एक दिन की घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए कुछ जुड़ा होना शामिल है, जनता से जुड़ा हुआ शामिल माना जाता है होता है। जो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय जो हैं लेने पर संघर्ष का प्रभाव पड़ा। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है तो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। जब जनता भाग लेती है, आपस में वार्ता करती है, तो हम कह सकते हैं कि जनता राजनीति में भाग लेती है, जो अच्छे कार्य हैं वो करने की कोशिश करती है। तो देखिए राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा है कि राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, कौन सी चीज़ों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं राजनीति सिद्धांत में। तो देखिए राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि राजनीति सिद्धांत में हम कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए राजनीति सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में देखिए चर्चा करते हैं। देखिए यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्य को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उसकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अमेरिका और भारतीय संविधान में किया गया है, स्वतंत्रता और समानता। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई, इसका निर्माण और विचार और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है, जिनमें कौटिल्य, अरस्तु से लेकर के जॉन लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता रहा है और आज भी हो रहा है। तो बहुत से पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी प्लेटो और अरस्तु अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता होती है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता होती है। तो सिद्ध के स्वतंत्रता मानव जीवन का अधिकार है, तो स्वतंत्रता है तो समानता भी है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक लिखी हिंद स्वराज्य, वास्तविक स्वतंत्रता और स्वराज्य के अर्थ भी विवेचना की। अम्बेडकर ने जो जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उसके विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। तो इन विचारों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया।
भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया है। गांधी जी के सिद्धांत का नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिससे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा आदि के बारे में विचार करता है। तो देखिए, जो आज के लेसन जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसके बारे में अपने विचार रख रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या क्या पढ़ाते हैं। तो मैंने आपको इस लेसन में बताया है कि कौन कौन से सिद्धांत हमें पढ़ाते हैं कि समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, इनके विचारों में कौन कौन से विद्वानों ने अपने अपने जो है रातों रात तो दिया नहीं कि अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। कोई समानता के बारे में कहा है, कोई स्वतंत्रता के बारे में कहा है। ये सारे विचार हमें देखने को मिलते हैं। तो राजनीति में इस प्रकार के जो सिद्धांत जो आए हैं वो कौन कौन से विचार, कौन कौन से विद्वानों ने, कौटिल्य, अरस्तु, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और भी विचार जो हैं, रूसो, जो लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं, इसके बारे में, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जो हो अपने अपने विचार रखे। तो इसके बारे में अब राजनीति विज्ञान में इनमें पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, क्या क्या सिद्धांत में कौन कौन से जो विद्वानों ने अपना योगदान दिया है, इसके बारे में आज अपने इस लेसन में पढ़े हैं। आगे और भी बताया जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनके बारे में अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, विद्वानों ने इनके बारे में क्या क्या कहा गया है। इसके बारे में अगले जो टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या देता है, क्या नहीं देता है, क्या सीखने को मिलता है, क्या सीखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लेसन में चल रही हैं। आगे स्वतंत्रता, समानता, न्याय जो भी है, लोकतंत्र है, इनके बारे में अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लेसन में इतना ही है बस। आगे और भी टॉपिक है, इनके बारे में अगली क्लास में आपको बताया जाएगा, अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय जो मैंने आपको पढ़ाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या क्या पढ़ाते हैं, इनके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है कि निश्चित मूल्य और सिद्धांत जनता को किस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं। अमेरिका और भारतीय संविधानों में जो है इन सिद्धांतों को अपनाया गया है, कौन सी चीज़ उसमें शामिल किया गया है, जिसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आने वाली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक जय हिंद।